जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSOG 171 भारतीय समाज छवियाँ एवं वास्तविकताएं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, भारतीय समाज के बारे में हम इस बुक में बात करेंगे। इसकी समाज की छवियाँ, समाज की वास्तविकताएं देखेंगे। इस बुक में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, प्लस जितने हमारे गैस पेपर के क्वेश्चन हैं, प्लस जितने चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अब जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ जून 2026 के लिए। तो ये नहीं है कि आगे दिसंबर 2026, 27, 28 में ये वीडियो पुरानी हो जाएगी। जब तक ये सिलेबस रहेगा ये वीडियो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको 90% या 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे, तो सभी क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आपको कोई भी गैस पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जाकर आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। हम आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। इसके क्वेश्चन पेपर में क्या बताया गया है, ये 2 मीडियम में आता है, एक हिंदी मीडियम में, एक इंग्लिश मीडियम में। तो ये हमारा BSOG 171 बुक का कोड है, जो कि भारतीय समाज छवियाँ एवं वास्तविकताएं हैं। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन का 400 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर है 100 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, मतलब आपके पास इनफ क्वेश्चन है। अगर 8 में से आपको 5 करने हैं तो आप आराम से इसमें कवर कर सकते हैं। जो मैं वीडियो करवाने वाला हूँ, आप इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें कवर्ड होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का ब्यौरा इसकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दीजिए। इस प्रश्न में हमें समझना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति ने भारत की संस्कृति, समाज, राजनीति और इतिहास को किस तरह प्रभावित किया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। जैसे सबसे पहले हमें करना होगा, भारत के भूगोल को समझना होगा। भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। यहाँ पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियाँ, वन और समुद्री तट सभी प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं मिलती हैं। यही कारण है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ, रीति रिवाज और जीवन शैली इसमें विकसित हुई है। तो विद्वान हमारे थे एक कोहून विद्वान जी ने भारत के भौगोलिक आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसको विभाजित किया है। पहला क्षेत्र है इसमें बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है मार्ग क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है अति संक्षेप क्षेत्र। तो सापेक्ष क्षेत्र क्या है? एकांत क्षेत्र है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र। सबसे पहले समझिए कि बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र होता क्या है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ उपजाऊ भूमि, नदियाँ, जो नदियों की घाटियाँ, डेल्टा क्षेत्र पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है, जनसंख्या अधिक होती है और राजनीति तथा आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित होती है। तो इसे बोलते हैं बारहमासी केंद्रीय क्षेत्र। उत्तर भारत में केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो उत्तर भारत में जैसे गंधार, पेशावर क्षेत्र बोलते हैं, सतलुज, यमुना, दोआब और गंगा, यमुना, दोआब, ये क्या है? हमारे उत्तर भारत के केंद्रीय क्षेत्र हैं। महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? इन क्षेत्रों में क्या क्या आता है? कुरुक्षेत्र, पंचाल, कन्नौज, दिल्ली, पानीपत, आगरा शहर इसमें आते हैं। ये ऐतिहासिक नगर विकसित हुए हैं। तो दक्षिण भारत के केंद्रीय क्षेत्र कौन से हैं जो इसमें आते हैं? दक्षिण भारत में 5 प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, ये 5 क्या है? केंद्रीय क्षेत्र हैं, जो कि दक्षिण भारत के केंद्रीय क्षेत्र हैं। अब इसमें एक एक अलग अलग की बात करें तो विशेषताएं अगर इसमें लिखनी हो तो आप इसको एक एक करके लिख सकते हो। जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में बताना हो तो यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र के कारण बहुत विकसित है। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के बारे में। अब तमिलनाडु के बारे में क्या बताओगे? यहाँ चोल और पांड्य राजाओं का क्षेत्र रहा है। यहाँ कावेरी डेल्टा स्थित है और तमिल भाषा
बोली जाती है। तो ये तमिलनाडु के बारे में है। अब केरल के बारे में बताओगे तो यह दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ वर्षा अधिक होती है और धान की खेती प्रमुख है। नायर समुदाय मातृत्वात्मक व्यवस्था की विशेषता है केरल में। अब बात करेंगे इसमें महाराष्ट्र और मैसूर के बारे में। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शुष्क कृषि पाई जाती है, जहाँ मराठी और कन्नड़ संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये दक्षिण भारत के केंद्रीय क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो अब दूसरा बात करते हैं इसके मार्ग क्षेत्र के बारे में। मार्ग क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो दो बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसमें बताऊं तो मालवा का क्षेत्र, मालवा उत्तर भारत को दक्षिण भारत और दक्कन क्षेत्र से जोड़ता है। इस क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? व्यापारिक मार्गों का विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न समुदायों का संपर्क इसमें इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। हालांकि यहाँ स्थायी और शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था कम देखने को मिलती है। तो ये हमारे क्या है, मार्ग क्षेत्र हैं जो कि हमने इसमें बताया है। अगला इसमें बताते हैं सापेक्ष एकांत क्षेत्र। तो सापेक्ष एकांत क्षेत्र क्या होते हैं? सापेक्ष एकांत क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो पर्वतों, जंगलों, मरुस्थलों के कारण अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अलग हो जाते हैं या अलग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं सापेक्ष एकांत क्षेत्र। इन क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली विकसित होती है। तो इसके बारे में अगर एक एक करके बात करें तो देश का उत्तर का भाग पर्वतों से घिरा है। यहाँ पर अनेक सापेक्ष एकांत क्षेत्र जैसे हैं। उत्तरी वर्तखंड का क्षेत्र जो कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सीमांत क्षेत्र है, यहाँ असंगठित जनजाति का विकास है जो इस्लाम धर्म को मानता है। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जो कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है, यहाँ जनजातीय समाज है, इस्लाम धर्म का प्रभाव है। दूसरी बात करते हैं गिलगिट और जम्मू कश्मीर, जिसे कश्मीरी क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के लिए यह प्रसिद्ध है। तीसरा बात करते हैं हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो हिमालय क्षेत्र में नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। फिर बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत की। तो यह क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ये इन राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ जनजातियाँ संस्कृति का विशेष प्रभाव है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत का है। फिर बात करते हैं इसमें राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर राजपूत संस्कृति का विकास हुआ है। तो उत्तर पश्चिम भारत का एकांत क्षेत्र जिसे राजपूताना या मारवाड़ बोलते हैं, 10वीं सदी से यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्वयं को बचाने के लिए राजपूत और अन्य शरणार्थियों आकर बस गए थे। इनकी संस्कृतियों का प्रभाव यहाँ पर रहने वाली जनजातियों पर पड़ गया। इसके अलावा क्या है, केंद्रीय भारत में 2 एकांत क्षेत्र और हैं, जिसे विंध्य पहाड़ के साथ साथ जिसमें पूर्वी गुजरात, नर्मदा, पूर्वी बनारस का क्षेत्र जैसे कि कैमूर पहाड़ दिखाई देता है। वहीं विंध्य पर्वत श्रृंखला में उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी पूर्वी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। मध्य भारत के भी कुछ एकांत क्षेत्र हैं जिसमें विंध्य पर्वत, पूर्वी गुजरात, नर्मदा घाटी जो कि मैंने इसमें बताया है। दूसरा क्षेत्र इसमें आता है ये जिसे विंध्य पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, उड़ीसा और दक्षिणी बिहार आते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या है, हमें भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभावों का चर्चा करनी है। तो अंग्रेजों के शासन जिसे उपनिवेशवाद बोलते हैं, कि अंग्रेजों का जो शासन रहा हमारे ऊपर या कई देशों के ऊपर शासन रहा था, तो उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद, ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, संस्कृति और राजनीति पर बहुत सारे प्रभाव डाले हैं। उन प्रभावों के बारे में इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी किए हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। उन्होंने चेंजेस तो किए हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव तो हुए हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था? आर्थिक शोषण करना उनका मकसद था। तो सबसे पहले हमें इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि उपनिवेशवाद क्या है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो सबसे पहले उसमें जो पूछा गया है उसके बारे में उसकी डेफिनेशन दे दो। तो इसमें बताएंगे हम, उपनिवेशवाद जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर शासन करके उसके संसाधनों का, धन का, श्रम का अपने हित में उपयोग करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आज के बाद कोई उपनिवेशवाद के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। भारत में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान भारतीय समाज में
बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, कि कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, क्या है। उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की कृषि पर पड़ा। पहले किसान क्या करते थे, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों के समय पर खेती क्या हो गई, व्यापार का साधन बन गई। अब किसानों को मजबूर किया गया कि वे नकदी फसलें उगाएं, जैसे कि कपास, जूट, नील, गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, किसानों को मजबूर किया गया था नील की खेती उगाने के लिए, फिर उनके लिए उन्होंने आंदोलन किए, आक्रोश दिखाया, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। तो विद्यार्थियों को क्या ध्यान देना है कि जो पहले खेती थी वो पेट भरने के लिए की जाती थी, और अंग्रेजों के समय में क्या है, बाजार में बेचने के लिए की जाती थी। इसलिए भारतीय कृषि का उपनिवेशवाद के दौरान वाणिज्यीकरण किया गया, जिसमें कैसी फसलें उगाई गई, मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों का उपयोग किया गया। और इसके बाद क्या, बागानों में क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील की खेती का, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। तो इन बागान उद्योगों का स्वामित्व तो लगभग यूरोपीय हाथों में था। तो इनके स्वामित्व था ना, इनका पावर किसकी पावर में थे, यूरोपीय हाथों में, इंग्लैंड के हाथों में थे। इनके उत्पाद क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से तैयार किए जाते थे। इसे बोलते हैं भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। किसानों की स्थिति इसमें खराब क्यों हो गई थी, किसानों पर क्या है, भारी भूमि कर लगा दिया गया था। एक व्यवस्था थी कृषकों के लिए, कि एक व्यवस्था थी, तो इसमें कर चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था। इसके कारण हुआ क्या, किसान क्या है, कर्ज में डूब गए, जमीनें उनकी नीलाम हो गई, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण क्या है, गरीबी बढ़ गई। किसान आंदोलन की फिर शुरुआत हुई। फिर इसमें क्या देखने को पड़ता है हमें, कि भारतीय उद्योगों का इसमें पतन होने लग गया। भारत में जो कच्चा माल थे वो अंग्रेज ले जाते थे और इंग्लैंड में तैयार कर कर माल बनाकर भारत में बेचते थे। तो उनकी स्कीम क्या थी, कच्चा माल भारत का ले गए इंग्लैंड में तैयार किया और बेचा कहाँ, भारत में। इसका परिणाम क्या हुआ, भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, हाथ से जो तैयार करने वाले उद्योग थे, वो नष्ट हो गए थे। जैसे कि बुनकर, कारीगर, दस्तकर, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए थे। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, धीरे धीरे आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया। फिर आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसमें शुरू की। इसमें प्रमुख कार्य क्या था, कि स्कूलों की स्थापना कर दी, कॉलेजों की स्थापना कर दी, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। इसका परिणाम हुआ कि नया शिक्षित मध्यम वर्ग इसमें विकसित हो गया था, जो कि क्या किया, यही वर्ग आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने लग गया। तो इसमें क्या है कि शिक्षा का थोड़ा आधुनिकीकरण आया, जिसके कारण हमें क्या है, अंग्रेजों से आज़ादी लेने में भी थोड़ी हेल्प मिली। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। इसमें हमें सामाजिक सुधार आंदोलन देखने को मिला, जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से लोगों में तर्क और वैज्ञानिक सोच विकसित हुई। इसी कारण समाज में क्या है, सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। जैसे कि राजा राम मोहन राय प्रमुख समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, सर सैयद अहमद खान, इसमें कुछ क्या थे, मुख्य समाज सुधारक थे। इसमें प्रमुख सुधार क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और महिला शिक्षा का प्रसार किया। तो ये उनको ये चीज़ें देखने को मिली। फिर आधुनिक कानून व्यवस्था आई, जो कानूनी, अंग्रेजों ने भारत में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की। इसमें लिखित कानून, न्यायालय व्यवस्था, आधुनिक दंड संहिता इसमें लागू की। इसमें कानूनों में जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कम था। फिर परिवहन और संचार की चीज़ें देखने को मिली, इसका विकास हुआ। अंग्रेजों ने अपने व्यवहारिक हितों के लिए आधुनिक परिवहन और संचार की व्यवस्था विकसित की। इसमें रेलवे, सड़कें, डाक व्यवस्था, टेलीग्राफ की जैसी इन्होंने सुविधाएं दी। इसका प्रभाव क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संपर्क बढ़ गया, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई, क्योंकि सारे लोग कनेक्टेड हो गए। उससे क्या है, राष्ट्रीय एकता बनी, व्यापार और आवागमन क्या है, आसान हो गया था। फिर आधुनिक औद्योगिकरण और नगरीकरण हमें देखने को मिला। अंग्रेजों के समय में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, शहरों का विकास हुआ, नए मध्यम वर्ग पैदा हो गए, नए रोजगार उत्पन्न हुए, पारंपरिक जातिगत व्यवसाय कमजोर होने लग गया। फिर राष्ट्रीय चेतना विकास देखने को मिला। अंग्रेजी शासन के शोषण के कारण भारतीय में राष्ट्रीयता विकसित हुई, जिसमें प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन नेताओं ने स्वतंत्रता को संगठित किया। तो ये वो मुख्य नेता थे जिन्होंने क्या किया, अपने लोगों की आवाज़ उठाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो
उपनिवेशवाद के कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। सकारात्मक प्रभाव में आधुनिक शिक्षा का विकास हो गया, आधुनिक कानून व्यवस्था आई, रेलवे का संचार हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ? आर्थिक शोषण हुआ, किसानों की बदहाली हो गई, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया, गरीबी और अकाल देखने को मिला, भारत के संसाधनों का दोहन हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संदर्भ में राज्य विहीन समाज की प्रकृति की व्याख्या करनी है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि राज्य विहीन समाज होता क्या है। राज्य विहीन समाज वह समाज होता है जो शासन चलाने के लिए कोई औपचारिक राज्य, सरकार, न्यायालय, पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती। समाज का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? परिवार, कबीले, वंश, नातेदारी, परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर होता है। तो भारत में राज्य रहित समाज, जिसे भारत में राज्य विहीन समाज भी बोलते हैं, तो इसको राज्य रहित समाज बोल दो या राज्य विहीन समाज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या था? भारत के प्राचीन इतिहास में राज्य विहीन समाज की चर्चा मुख्य रूप से वैदिक काल और उससे पहले के समाजों के संदर्भ में की जाती थी। विद्वानों का मानना था कि प्रारंभिक मानव समाज में राज्य जैसी संस्था मौजूद नहीं थी। कुछ लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, कुछ अपने सामाजिक नियम स्वयं खुद बनाते थे। तो ये क्या था? भारत के कुछ सामाजिक रहित हमारा समाज था, जिसमें क्या है, कृषि और राज्य संबंध कैसे थे कि राज्य के विकास को समझने के लिए हमें कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व था। जब तक लोग केवल अपनी जरूरत भर उत्पादन करते थे तब तक राज्य की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब कृषि के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन किया जाने लगा, उसके कारण क्या है, संपत्ति बढ़ गई, संसाधनों का संचयन ज़्यादा हो गया, समाज में असमानता बढ़ गई, प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई और धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ। विद्वानों के इसमें विचार क्या हैं? जैसे कि गोल्डन चाइल्ड का मत क्या था? गोल्डन चाइल्ड के हिसाब से तकनीकी विकास और कृषि क्रांति ने नगरों तथा राज्यों के निर्माण को जन्म दिया। जैसे जैसे कृषि और तकनीक विकसित हुई वैसे वैसे राज्य व्यवस्था विकसित हो गई थी। इसी के बाद थोसेप का क्या मत था? थोसेप का मानना था कि लोगों को अधिक उत्पादन करना पड़ा ताकि वे उपहार, सामुदायिक दायित्व को पूरा कर सकें। इसी प्रक्रिया ने राज्य निर्माण को बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके राज्य। तो उपमहाद्वीप में सभ्यता और विकास सिंधु घाटी सभ्यता में भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता के अनुसार सुव्यवस्थित नगर, योजनाबद्ध सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, समान निर्माण शैली थी, ये हमें देखने को मिलती है। इन विशेषताओं के आधार पर विद्वानों का मानना है कि वहाँ कोई केंद्रीय प्रशासन या राज्य अवश्य रहा होगा, इसलिए सिंधु सभ्यता को पूर्ण रूप से राज्य विहीन समाज नहीं माना जा सकता। फिर इसके बाद हमें वैदिक समाज और राज्य विहीनता देखने को मिलती है। राज्य विहीन समाज की चर्चा मुख्य रूप से वैदिक समाज से जुड़ती है। जो राज्य विहीन समाज है इसकी चर्चा मुख्य रूप से वैदिक समाज से जुड़ती है। प्रारंभिक वैदिक समाज की मुख्य विशेषताएं थी कि पशुपालन पर आधारित थे, कबायली संगठन था, वंश आधारित नेतृत्व था, नातेदारी का महत्व था। तो उस समय राजा की शक्ति सीमित थी और समाज का संचालन सामूहिक रूप से होता था। फिर इसमें आया नातेदारी और वंश का महत्व। तो राज्य विहीन समाज में राजनीतिक शक्ति का आधार परिवार थे, गोत्र थे, वंश थे, कबीला होते थे। ये लोग अपने प्रमुख या मुखिया की बात मानते थे। विवादों का समाधान सामुदायिक स्तर पर किया जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, सामाजिक स्तरीकरण का विकास हुआ। समय के साथ समाज में परिवर्तन होने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश और शूद्र जैसे वर्ग विकसित हो गए थे। इसके साथ सामाजिक असमानता बढ़ी, राज्य व्यवस्था मजबूत होने लगी। फिर क्या हुआ, आर्यों का आगमन हो गया था। आर्यों के आगमन पर विवाद हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, जबकि कुछ विद्वान इस सिद्धांत पर प्रश्न उठाते हैं। इसमें दो मत है। पहले है वोलपर्ट के अनुसार क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित नगरों को देखकर यह मानना कठिन है कि बाहरी लोगों ने आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर ली होगी। वे आर्यों को नस्ल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भाषाई समूह मानते हैं। तो ये वोलपर्ट का मत था। अब देखते हैं इसमें दूसरा मत है इसमें इरफान हबीब। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पीछे एक मजबूत कृषि समाज था। वे बाहरी आक्रमण के सिद्धांत को अधिक स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कारण नई व्यवस्थाएं विकसित हुई थी। तो राज्य विहीन समाज की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें औपचारिक राज्य का अभाव था, कोई संगठित सरकार नहीं होती थी, नातेदारी आधारित संगठन था, परिवार और वंश का अधिक महत्व था, सामूहिक निर्णय लिए जाते थे,
सीमित सामाजिक असमानता थी, शुरुआती समाज अपेक्षाकृत समानतावादी होते थे, परंपराओं का महत्व था, रीति रिवाज कानून का कार्य करते थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में ग्राम अर्थव्यवस्था की चर्चा हमें करनी है कि ग्राम अर्थव्यवस्था है क्या। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था को समझना है। प्राचीन भारत में गांव केवल रहने की जगह नहीं थे, बल्कि वे क्या थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। गांव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। इन्हें आत्मनिर्भर इकाई भी कहा जाता था। तो अब बात करते हैं, ग्राम क्या था, एक सामाजिक और आर्थिक इकाई की तरह था। गांव में लोगों का जो मुख्य रूप से जीवन था वो कैसे था, नातेदारी, जाति व्यवस्था, धर्म, परंपराओं पर आधारित था। गांव में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, सामूहिक रूप से जीवन व्यतीत करते थे। इसका उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो गांव में किसान खेती करता था, लोहार कृषि उपकरण बनाता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था, नाई और धोबी अपनी सेवाएं देते थे। इस प्रकार सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसमें कुछ विद्वानों का दृष्टिकोण भी है, जैसे कि M.N. श्रीनिवास, A.M. शाह, R.G. देसाई, दुबे और वाइजर। इन विद्वानों का मानना था कि गांव एक संगठित और एकीकृत सामाजिक इकाई है, जहां विभिन्न जातियां और वर्ग आपसी में सहयोग करते हैं। इसमें F.G. बेली, इसके अपने विचार थे। F.G. बेली का मानना क्या था कि इनके अनुसार गांव में केवल एकता ही नहीं बल्कि संघर्ष और असमानताएं भी थी, विशेषकर जाति व्यवस्था, ऊंची और नीची जातियों के बीच में शक्तियों का अंतर हमें दिखाई देता था। तो ये इन क्या था, जो विद्वान थे इनको कि अपने मत थे कि ये कैसे गांव कैसी इकाइयाँ हैं। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं होगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है। इसमें सभी पॉइंटों को कवर कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इसमें जो मेन थ्योरी का पार्ट है जो कि ज़्यादा टाइम लेगा वो मैं बस नहीं करवा रहा हूँ, उसके बारे में मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप उसको सुनकर लिख भी सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आत्मनिर्भरता। प्राचीन भारतीय गांव क्या थे, आत्मनिर्भर होते थे। गांव की अधिकांश आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी। यातायात और संचार के साधन विकसित नहीं हुए थे, इसलिए गांव को बाहर की दुनिया पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए वो आत्मनिर्भर थे। दूसरा इसमें क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस समय मुद्रा का उपयोग बहुत कम होता था, लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं देते थे। उदाहरण के तौर पर किसान अनाज देता था, बदले में लोहार से औजार ले लेता था। नाई, धोबी, वैद्य और पुजारी को भी अनाज और अन्य वस्तुएं दी जाती थी। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ये अपनाई जाती थी। तीसरा इसमें सरल श्रम विभाजन था। गांव में काम का बंटवारा निश्चित था, यदि 2 आधारों पर होता है, जैसे कि वंशानुगत आधार पर। इसमें क्या होता है, पिता का पेशा पुत्र अपनाता था, जैसे कि किसान का बेटा किसान होगा, पशुपालक का बेटा पशुपालक होगा। दूसरा जातिगत परंपरा के आधार पर, लोहार लोहे का काम करेगा, बढ़ई लकड़ी का काम करेगा, नाई बाल काटेगा, धोबी कपड़े धोएगा। तो इस प्रकार ये क्या था, जातिगत परंपरा के आधार पर था। फिर इसमें फोर्थ हमारी विशेषता है कि श्रम की गतिहीनता थी। गांव के लोग प्राय अपने ही गांव में रहते थे, वे दूसरे स्थानों पर काम करने नहीं जाते थे, तो श्रम की गतिहीनता थी। इसके कारण क्या थे, यातायात के साधनों का अभाव था, जाति व्यवस्था थी, भाषा और खान पान में विभिन्नता थी, इसलिए श्रमिकों का स्थान परिवर्तन बहुत कम होता था। फिर अगला पॉइंट है बाह्य दुनिया से संपर्क का अभाव। बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क थे, हर गांव अपने आप में एक पूर्ण इकाई था। गांव की अधिकांश आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी, इसी कारण बाहरी बाजारों और शहरों से संपर्क बहुत कम था। अगला है इसमें राज्य के प्रति उदासीनता थी। ग्रामवासियों का राज्य और राजनीति से बहुत अधिक संबंध नहीं होता था। इसका मुख्य ध्यान क्या था, खेती करना, पशुपालन करना और स्थानीय सामाजिक जीवन बिताना, इस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता था। राज्य के बदले गांव के दैनिक जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ये हमारा राज्य के प्रति उदासीनता थी। अब इसके ग्राम अर्थव्यवस्था के कुछ महत्व भी देख लेते हैं कि ये कृषि आधारित था, आत्मनिर्भर थे, सामाजिक सहयोग पर आधारित थे, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते थे, ग्रामीण जीवन की स्थिरता बनाई रखी थी। इसी कारण महात्मा गांधी ने गांव को भारत की आत्मा भी कहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीवन की शैली में नगरवाद से आपका क्या आशय है, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें नगरवाद को समझना होगा। इसको समझने के लिए तो नगरवाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं समझनी है। सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, नगर केवल शहर में रहने का नाम नहीं, बल्कि शहर जैसी सोच,
व्यवहार और जीवन शैली को अपनाना ही नगरवाद कहलाता है। नगरवाद का अर्थ क्या होता है? नगरवाद के अर्थ की बात करें तो समाजशास्त्री जैसे कि लुईस वर्थ हो गए। लुईस वर्थ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इसमें किताब में लिखा था, नगरवाद जीवन जीने का एक विशेष तरीका है, दिस इज ए वे ऑफ लाइफ। उनके अनुसार शहरों में रहने वाले लोग, उनकी जीवन शैली, सोच, व्यवहार, सामाजिक संबंध गांव के लोगों से थोड़े अलग होते थे। लुईस वर्थ नगरवाद एक जीवन की शैली के रूप में, तो इसके अनुसार नगरवाद क्या था? लुईस वर्थ ने शहर को एक ऐसा स्थान बताया था जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। दूसरा इसमें क्या बताया था उन्होंने? विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं, सामाजिक विविधता इसमें पाई जाती है। ऐसी परिस्थितियों के व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, जिसे नगरवाद कहा जाता है। फिर नगरवाद केवल क्या था? शहरों तक सीमित नहीं था। बच्चों को यहाँ एक मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। आज जैसे कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया हो गया, इसके कारण क्या है, गांव में रहने वाले लोग भी क्या है, शहरी सोच को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और उनको अपना पाते हैं, उनकी जीवन शैली को अपना लेते हैं। इसलिए नगरवाद केवल क्या है, शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी अब दिखाई देने लग गया है। फिर इसका दूसरा विचार किसका है? नेल्स एंडरसन का। तो इनके अनुसार कोई व्यक्ति गांव में रहकर भी शहरी जीवन शैली अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने शहर में रहकर ग्रामीण सोच रख सकता है। अर्थात नगरवाद स्थान से अधिक व्यक्ति की सोच और व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, जिसे नेल्स एंडरसन की ये सोच थी। अब बात करते हैं इनकी सोच को, आप और देख सकते हैं, गहराई में पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है और उनको कैसे रिलेट किया है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, नगरों की नगरीय विशेषताएं क्या थी? नगरवाद की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले आती है अस्थिरता या अल्पकालीनता। शहरों में लोगों के संबंध अधिक समय तक स्थायी नहीं रहते थे। लोग अपने स्वार्थ और आवश्यकताओं के अनुसार नए संबंध बनाते थे और पुराने संबंध छोड़ देते थे। उदाहरण के तौर पर ऑफिस बदल लेते हैं, मित्रों का समूह बदल लेते हैं, इसे अस्थिरता और अल्पकालीनता बोल देते हैं। दूसरा इसमें दिखावा और कृत्रिमता। नगरों के जीवन में बहुत व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसी कारण लोगों के व्यवहार में औपचारिकता और दिखावापन बहुत ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट इसमें है अब अपरिचितता। शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है, इसी कारण लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग वर्षों तक एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, तो इसे अपरिचितता बोलते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें विषमता। नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और व्यवसाय के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए शहरों में विविधता बहुत ज़्यादा अधिक है। इसमें कुछ पॉइंट और आपको ऐड करने हैं विशेषताओं में। व्यक्तिवाद। नगरों में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों और लक्ष्य को अधिक महत्व देता है। सामूहिकता की अपेक्षा व्यक्तिगत सफलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। शहरी जीवन में नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, प्रतिष्ठा के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। प्रतिस्पर्धा नगरवाद की एक मुख्य विशेषता है। इसमें 7वां पॉइंट है गतिशीलता। शहरों में लोग रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय के कारण बार बार स्थान बदलते हैं, इसी कारण सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता अधिक होती है। फिर इसके कुछ प्रभाव हैं। नगरवाद के प्रभाव तो होंगे, कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ नकारात्मक है। पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव को। आधुनिक सोच का विकास होता है, शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, सामाजिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। नकारात्मक सोच क्या है? सामाजिक दूरी होती है, अकेलापन होता है, पारिवारिक संबंधों में कमजोरी होती है, तनाव और प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषा द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का हमें ब्यौरा देना है। इस प्रश्न का मुख्य विषय यह है कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कैसे हुआ और इसमें भाषा की भूमिका क्या रही। तो सबसे पहले जानना है भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर और फिर भाषा की भूमिका के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भारत एक क्या है, बहुभाषी देश है जिसमें सैकड़ों भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में राज्यों की सीमाएं मुख्य रूप से प्रशासनिक आधार पर थी, न कि भाषाई आधार पर। इसलिए लोगों ने अपनी भाषा और सांस्कृतिक पहचान के अनुसार राज्य के गठन की मांग को शुरू कर दिया था। तो राज्य के पुनर्गठन में भाषा की भूमिका क्या रही है, तो इसको पॉइंट वाइज जानेंगे। जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप इसको पॉइंट वाइज में लिखना। इसमें हेडिंग बनाना राज्यों के पुनर्गठन में भाषा की भूमिका। इसमें लिखने के बाद आप सबसे पहला पॉइंट बनाना इसमें भाषाई पहचान का महत्व। भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है। भाषा लोगों को एकजुट करती है। भाषा सांस्कृतिक और परंपराओं को सुरक्षित रखती है।
प्रशासन और शिक्षा को सरल बनाती है। दूसरा पॉइंट इसमें बनाना है आपको एस के धर आयोग, जो कि 1948 में बना था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एस के धर आयोग का गठन किया था। आयोग की सिफारिशें थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न किया जाए, प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन जनता इस सुझाव से संतुष्ट नहीं हुई है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आता है JVP समिति, ये भी 1948 में गठित हुई थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया की समिति बनाई गई। इस समिति ने भी भाषाई राज्य के गठन का समर्थन नहीं किया था। फिर इसमें आता है फोर्थ पॉइंट अपना आंध्र प्रदेश का निर्माण, जो कि 1953 में हुआ था, आंध्र प्रदेश का निर्माण। फोर्थ पॉइंट इसका तेलुगु भाषी लोगों ने अलग राज्य की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया। पोती श्रीरामुलु ने आमरण अनशन के बाद सरकार को झुकना पड़ा। फलस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई राज्य बना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षा में यह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पांचवा पॉइंट इसका क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की। फिर इसमें आता है सिक्स्थ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लागू किया गया। इसके परिणाम क्या थे कि भारत को 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अधिकांश राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। फिर ये हो गया हमारा इसमें पॉइंट, जो कि मैंने इसकी भूमिका बताई थी कि किस किस भूमिका के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में भाषा की भूमिका रही है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट भाषाई आधार पर बने प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। तो ये नेक्स्ट हेडिंग बनाना। फिर इसके पॉइंट नंबर 1 बताता हूँ आपको। इसमें आएगा महाराष्ट्र और गुजरात 1966 में। बम्बई राज्य में मराठी, गुजराती दोनों भाषाएं बोली जाती थी। भाषाई आंदोलन के कारण 1966 में 2 राज्यों में बांट कर दिया गया था। महाराष्ट्र जो कि मराठी भाषा थी, गुजरात जो कि गुजराती भाषा थी। ये पहला स्टेट था। दूसरा था हमारा पंजाब और हरियाणा, जो कि 1966 में अलग हुए थे। भाषा और संस्कृति के आधार पर पंजाब पंजाबी भाषी, हरियाणा हिंदी भाषी अलग किए गए थे। साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हरियाणा और पंजाब की एक राजधानी बना दी गई थी, जो कि संयुक्त राजधानी थी, दोनों की राजधानी थी। फिर अन्य राज्यों का गठन भी था। उसमें नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन राज्यों का गठन किया गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना तेलंगाना, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। अन्य राज्यों का थर्ड पॉइंट बना देना, फोर्थ बनाना तेलंगाना का, जो कि 2014 में। हाल ही के वर्षों में तेलुगु भाषी क्षेत्र की अलग पहचान और विकास संबंधी मांगों के कारण आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। फिर इसमें ये हेडिंग होगी 2 हमारी। अब थर्ड हेडिंग बनाना, इसमें भाषा आधारित राज्यों के लाभ क्या थे। इसमें पहला पॉइंट बनाना प्रशासनिक सुविधा, दूसरा सांस्कृतिक संरक्षण, तीसरा लोकतांत्रिक भागीदारी, चौथा क्षेत्रीय विकास। तो ये इसके क्या थे, लाभ थे। फिर इसकी कुछ आलोचनाएं भी होंगी, ऐसा नहीं है कि लाभ है तो आलोचना नहीं होगी। तो कुछ विद्वान थे, उनका मानना था कि अत्यधिक भाषाई राजनीति क्षेत्रवाद को बढ़ा सकती है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे सकती है। तो ये इसकी क्या थी, आलोचना थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृतिकरण की संकल्पना के माध्यम से जाति गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए। जब कोई निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उस जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज, संस्कार, पूजा पद्धति और मूल्य को अपनाती है तो इसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि संस्कृतिकरण क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपने देख ली होगी। इस अवधारणा को डॉक्टर MSN श्रीनिवासन ने दिया था, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। इसमें क्या भूमिका रहती है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है। सामान्य माना जाता है कि जाति जन्म से ही निर्धारित होती है और इसे परिवर्तन करना संभव नहीं है, लेकिन समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने बताया था कि जाति व्यवस्था पूरी स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ हद तक गतिशीलता पाई जाती है। इस जातीय गतिशीलता को समझने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन के थ्रू जान लिया था कि संस्कृतिकरण क्या होता है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। दोबारा बता रहा हूँ, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या समूह ऊंची जाति, विशेषकर द्विज जाति के रीति रिवाज, संस्कारों, विचारों, जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं संस्कृतिकरण का अर्थ बोलते हैं। फिर
जाति गतिशीलता से क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे कि जाति गतिशीलता से हमारा क्या संबंध है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, वो बताता जाऊँ, वो आप लिखते जाना। सबसे आते हैं पहले, तो निम्न जाति समाज में नीचे मानी जाती थी। तो ये क्या है कि संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता को कैसे बढ़ाता है। तो पहले आ गया पहला पॉइंट, पहले ही पहला पॉइंट है। बाद में वह उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाती है। पहले क्या होता है, निम्न जातियों समाज में नीचे मानी जाती है, और बाद में क्या होता है, शाकाहार अपनाते हैं, मदिरा पान छोड़ देते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सांस्कृतिक जीवन शैली को अपनाते हैं, ब्राह्मणीय संस्कारों को मानना शुरू कर देते हैं। तो बाद में समाज में उच्च स्थिति का दावा करने लगती है, तो जाति गतिशीलता कहलाती है। इसे बोलते हैं जातीय गतिशीलता। अब संस्कृतिकरण के दो प्रमुख उदाहरण हैं। पहला उदाहरण देते हैं उदाहरण के तौर पर, तो इसमें पहला उदाहरण आता है उत्तर प्रदेश का। नोनिया जाति समय को ब्राह्मण मानने लगी थी। दूसरा इसमें गुजरात, पाटीदार जाति ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा किया। तो पाटीदार जाति ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा किया। फिर बिहार की बात करें, यादव और कुर्मी जातियों ने उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की बात करें तो कई जातियों ने क्षत्रिय या ब्राह्मण होने का दावा किया। फिर इसमें आते हैं जनजातीय समूह, भील, गोंड, उरांव आदि जनजातियों ने हिंदू जीवन पद्धति को अपनाया। तो ये जनजातीय समूह थे कुछ, जो कि भील, गोंड, उरांव और ये थे। तो अब संस्कृतिकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इनकी प्रमुख विशेषताओं पर विचार करेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसमें संस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः किससे था। तो निम्न जातियों की जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन, द्विज जातियों या प्रबल जातियों की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं, जीवन शैली को अपनाकर जाति स्तर में ऊंचा उठने के प्रयत्न को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इसे बोलते हैं संस्कृतिकरण। फिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों के मात्र पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचनात्मक कहने का अभिप्राय है। जाति व्यवस्था में संरचना कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हम इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें इसने दिया गया है, ये क्रम भी ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसको हम क्या है पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं कि इसके कैसे क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही देख लो। पहले तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल क्या है, निम्न हिंदू जातियों में नहीं है, अपितु जनजातियों, अर्ध जनजातियों समूह में पाई जाती है। संस्कृतिकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या अन्य प्रभावी जाति। संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जातियां इनमें से किसी एक जाति रीति रिवाज, प्रथाओं, खान पान, जीवन शैली को अपनाकर समाज से ऊपर उठने का दावा करते हैं। पांचवा, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक सामूहिक प्रक्रिया न होकर व्यक्तिगत अर्थात इसका संबंध किसी व्यक्ति या परिवार विशेष को जीवन चलाने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं है। छठा, भारतीय संदर्भ में सशक्तिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया रही है। इतिहासकार पणिकर श्रीनिवास ने वैदिक काल से अब तक अनेक जातियों द्वारा ऊंचे उठने का प्रयास के उदाहरण दिए हैं। सातवां, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वाली जातियां साहित्य में उपलब्ध विचारों एवं मूल्य को भी स्वीकार कर लेती हैं। आठवां, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन एक निमित्त और संस्कृतिकरण करने वाली जातियां 2 या 3 पीढ़ियों से पहले अपना संबंध ऊंची जाति और प्रभुत्व संपन्न जाति से जोड़ती है। नौवां, वस्तुतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सशक्तिकरण से गुजरने वाली जाति की महत्वाकांक्षी प्रयत्नों की सूचक है। 10वां, सशक्तिकरण हिंदू वरित परंपरा को सोपान क्रम विश्व दृष्टि का अवरोध करती है। 11वां, सशक्तिकरण एक प्रकार का विरोधी आंदोलन है। सशक्तिकरण के अंतर्गत एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया चलती है जिसके अंतर्गत अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। 12वां, सशक्तिकरण का संदर्भ एवं भारतीय संस्कृति की सीमा में होने वाले परिवर्तनों का बोध कराता है। 13वां, योगेंद्र सिंह की सशक्तिकरण को एक सामाजिकरण की प्रक्रिया मानते हैं। संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जाति अपने से उस जाति की संस्कृति को उम्मीद से अपनाती है कि उसे उस जाति की सदस्यता या सामाजिक स्थिति मिल जाएगी। 14 और लास्ट इसमें क्या विशेषताएं हैं इसकी, सशक्तिकरण की प्रक्रिया विशेषकर उन जातियों के जीवन से चलती है जिन्हें राजनीतिक, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्रों में अपना कुछ प्रभुत्व स्थापित कर लिया हो, लेकिन उनके प्रभुत्व को सामाजिक क्षेत्रों में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये इनके कुछ विशेषताएं, सभी पॉइंट क्या है लगभग मिक्सअप है। तो सशक्तिकरण की परिभाषा को जानना आपको इंपॉर्टेंट है, बाद में पॉइंट आप खुद बीच में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दलितों के लिए न्याय सुरक्षित करने में अम्बेडकर के योगदान की चर्चा करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और संवैधानिक न्याय दिलाने के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं, ये इस क्वेश्चन में जानेंगे। अगर एक लाइन में इसका उत्तर लिखने के लिए बोल देता, आप उत्तर को लिखोगे कैसे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकार को समानता, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व
और सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष तथा भारतीय संविधान के माध्यम से इन्हें न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये हमारे क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर था। अब इसका डिटेल में आंसर को देखते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों में के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने उनके क्या क्या कार्य हैं वो एक एक करके इस लिस्ट में बताए गए हैं, आप उनको एक एक करके बता सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मनुस्मृति का दहन किया जो कि 1927 में, महाड़ सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930, येवला की गर्जना जैसी आंदोलन चलाए, बेजुबान, शोषित, अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 तक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया है। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन कराने के साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना, रुपये की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन में बैंकिंग का इतिहास और हिटलर यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार हैं जो कि 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति, औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग को प्रशस्त किया था। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया गया था कि बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया जाए। उन्होंने समता, समानता, बंधुता, मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 17 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किया था। ये सबसे मेन कृति है, सबसे मेन काम है इनका कि उन्होंने क्या किया था, समता, समानता, बंधुता, मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 17 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया। पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला है निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए सम्मान, नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति को उन्होंने अपनाया है। अगला है, उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में SC/ST के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया है। तो उन्होंने क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में और जो भी न्यायपालिका है उसमें SC/ST के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया है ताकि उनका भी हिस्सा हो, वो भी अपने लिए कुछ कर सकें, उनके हक को छीना ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, इसकी उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि 2 बातें पूछी गई है। पहला, क्षेत्रवाद क्या है, दूसरा, भारत में क्षेत्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, धर्म, पहचान, विकास को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व देने लगते हैं ना, तो उसे बोलते हैं क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद समझ गए आप क्या होता है। अब इसकी भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ, रीति रिवाज, भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यह विविधता भारत की शक्ति है, लेकिन कभी कभी यही विविधता क्षेत्रीय पहचान को जन्म देती है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के हितों की पहचान की रक्षा के लिए विशेष मांगे करने लगते हैं, तब क्षेत्रवाद का विकास होता है। तो क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले में क्षेत्रवाद के अर्थ को समझना है। क्षेत्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, आर्थिक हितों को विशेष महत्व देते हैं तथा कभी कभी अलग राज्य, विशेष अधिकार या अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव और उसके हितों की रक्षा के लिए किया गया आंदोलन क्षेत्रवाद कहलाता है। भारत में क्षेत्रवाद के क्या कारण थे, उदय के कारण क्या थे। सबसे पहले उदय का कारण था भाषा।
भाषा क्षेत्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भाषा लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और उसे एक अलग पहचान की भावना पैदा करती है। आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में, गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण 1966 में, तेलंगाना राज्य का निर्माण 2014 में। तो तेलुगु, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के आधार पर लोगों ने अलग राज्यों की मांग की। दूसरा कारण क्या है इसमें? धर्म। दूसरा कारण है इसमें धर्म। कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। उदाहरण, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल है, जम्मू में हिंदू बहुल है, लद्दाख में बौद्ध बहुल है। इन क्षेत्रों की अलग अलग राजनीतिक प्रशासनिक मांगें हमेशा से रही हैं। थर्ड इसका है क्षेत्रीय संस्कृति। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं, लोक कथाएं और जीवन शैली होती है। जब लोगों को लगता है कि उनकी संस्कृति को पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा है, तब क्षेत्रीय आंदोलन जन्म लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो झारखंड में आंदोलन, उत्तर पूर्वी राज्यों की मांगे, ये है। चौथा पॉइंट और इसमें आपको ऐड करना होगा, भौगोलिक भिन्नता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पे हिमालय क्षेत्र, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, ये इसके क्या है? कारण है। इन समस्याओं और आवश्यकताएं अलग होती हैं, इनसे क्षेत्रीय मांगें उत्पन्न होती हैं। आर्थिक असमानता। जब किसी क्षेत्र को लगता है कि विकास कार्यों में उनकी उपेक्षा हो रही है, तब क्षेत्रवाद क्या है? बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड, तेलंगाना, विदर्भ, इन क्षेत्रों में लोगों को अधिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आंदोलन किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है इनका, राजनीतिक कारण है। कई राजनीतिक दल क्षेत्रीय मुद्दों को ढाकर लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं, जैसे कि द्रविड़ आंदोलन, शिवसेना, तेलंगाना राष्ट्र समिति। इसका सिक्स्थ क्या होगा? ऐतिहासिक कारण है। कुछ क्षेत्रों का अपना विशिष्ट ऐतिहासिक गौरव और विरासत होती है। लोग अपने इतिहास और परंपराओं की रक्षा के लिए क्षेत्रीय पहचान को महत्व देते हैं, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, असम। तो ये हमारे इसके उदय के कारण थे। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक में बात करोगे तो स्थानीय संस्कृति का संरक्षण, क्षेत्रीय विकास की मांग, लोकतांत्रिक भागीदारी वृद्धि, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभाव क्या है? राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती है, अलगाववादी प्रवृत्तियां होती हैं, भाषा और सांस्कृतिक संघर्ष होता है, क्षेत्र विवादों में वृद्धि होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतवादी को दो बुनियादी धारणाओं का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? केवल भारतविदों, जिसे आइडियोलॉजिस्ट की मुख्य धारणाएं पूछी गई हैं। पहले समझिए कि भारतविद कौन थे, पहले जानेंगे भारतविद के बारे में। भारतविद वे विद्वान हैं जिन्होंने भारत के समाज, संस्कृति, धर्म, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन किया है। इनमें कई अंग्रेज और यूरोपियन विद्वान शामिल थे। इनका मानना था कि भारत को समझने के लिए उसके प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था। तो औपनिवेशिक काल में अनेक विदेशी विद्वानों ने भारतीय समाज और संस्कृति को समझने का प्रयास किया। उन्हें भारतविद कहा गया। उन्हें क्या बोलते थे? जो भारत के इतिहास को समझना चाहते थे, उन्हें क्या बोलते थे? भारतविद कहा गया। इन विद्वानों ने भारतीय सभ्यता का अध्ययन मुख्यतः रूप से प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों के आधार पर किया है। भारतविदों की दो बुनियादी धारणाएं हैं। भारतविद हैं, उनकी दो बुनियादी धारणाएं हैं। पहली धारणा के अकॉर्डिंग क्या है? भारत को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। इसमें अगर बात करूँ आसान भाषा में, तो भारत की असली पहचान उसके प्राचीन ग्रंथों में छिपी हुई है, जिसे भारतविदों का मानना था कि भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और प्राचीन है। इसके अनुसार भारत की संस्कृति, दर्शन, सामाजिक व्यवस्था और जीवन मूल्यों को समझने के लिए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। दूसरा, उनकी जो भारतविदों की जो बुनियादी धारणा में दूसरी धारणा क्या थी? भारतीय समाज और संस्कृति का वास्तविक स्वरूप इन ग्रंथों में मिलता है। भारतीय समाज को समझने के सबसे अच्छा स्रोत उसके धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है। तो ये दो धारणाएं थी जिनको विद्वानों ने माना कि ये हो सकते हैं। तो भारतविदों की अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएं क्या थी, तो इसके बारे में जानेंगे कि जो इस प्रकार है। भारत और सभ्यता के विकास में भारतविदों द्वारा कुछ धारणाएं बनाई गई। तो उनकी क्या क्या धारणाएं थी, क्या क्या मान्यताएं थी, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या एक एक करके लिख सकते हो। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, वैसे आपको लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। पहला इसमें लिखना है संस्कृत और फारसी का महत्व। भारतविदों ने संस्कृत और फारसी साहित्य को अध्ययन को बढ़ावा दिया। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को समर्थन किया। दूसरा इसमें आएगा हमारा क्या होगा? आध्यात्मिक संस्कृति पर अधिक जोर दिया। उन्होंने भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्षों को अधिक महत्व दिया, जबकि आर्थिक और भौतिक पक्ष की अपेक्षाकृत कम चर्चा की। थर्ड इसमें हमारा आएगा ब्राह्मणों की भूमिका को प्रमुख माना। भारतविदों ने माना कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों का विशेष स्थान रहा है
और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से समाज का संचालन होता था। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो हमारी मुख्य धारणाएं थी, उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। दो भारतीय विद्वानों के नाम तथा उनके भारतीय गांव पर कार्य का मूल विषय वस्तु को बताना है। तो इस क्वेश्चन में 4 विद्वानों के नाम और उनके गांव संबंधी अध्ययन याद रखने हैं आपको, जिसमें बताए गए हैं 2 ब्रिटिश विद्वान मानेंगे, 2 भारतीय विद्वान मानेंगे और उनके योगदान को देखेंगे। तो भारतीय समाज में गांव को विशेष महत्व है। लंबे समय तक भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। इसके लिए ब्रिटिश भारतीय विद्वानों ने भारतीय गांव का अध्ययन किया, उनकी सामाजिक संरचना, संस्कृति, जीवन पद्धति को समझने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये इसका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन था। 2 ब्रिटिश विद्वान और उनका योगदान के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो इसमें पॉइंट वाइज नहीं दिया गया, आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन दूँ वैसे आपको लिखना है। 2 ब्रिटिश विद्वान और उनका योगदान के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको जानना होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय गांव को लघु गणराज्य कहा है। उनके अनुसार क्या था, गांव आत्मनिर्भर होते थे, गांव की अपनी अधिकांश आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर ली जाती थी, बाहरी दुनिया का प्रभाव गांव पर कम पड़ता था, शासन बदले रहे लेकिन गांव अपनी पहचान बनाए रखे। इसमें मेटकॉफ ने भारतीय गांव के बारे में बताया है कि जो भारतीय गांव क्या है, लघु गणराज्य, उनकी विशेषता भी बताई है उन्होंने। दूसरे अंग्रेज अध्ययन कौन है, विद्वान कौन है, बेडेन पोवेल के बारे में बताया है। तो ये क्या बताते हैं कि भारतीय गांव की भूमि व्यवस्था का अध्ययन करना है, गांव की आंतरिक संरचना संगठन का विश्लेषण करना है, विभिन्न क्षेत्रों में गांव की विशेषताओं की तुलना करनी है। तो बेडेन पोवेल ने भारतीय भूमि व्यवस्था और गांव की संरचना को जानने का प्रयास किया है। अब जानेंगे 2 भारतीय विद्वान और उनके योगदान के बारे में। सबसे पहला इसमें आता है M.N. श्रीनिवास। इन्होंने क्या मुख्य विषय क्या थे इनके, भारतीय ग्रामीण समाज और जाति व्यवस्था का अध्ययन करना, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाया, संस्कृतिकरण और प्रभावी जाति जैसी अवधारणाएं इन्होंने दी। ये M. श्रीनिवासन के थे। इनकी कुछ पुस्तकें भी थी। इनकी मुख्य पुस्तक में आता है इंडियाज विलेज, भारत के गांव। तो ये हो गया हमारा M.N. श्रीनिवास के बारे में। दूसरे विद्वान कौन से थे, S.C. दुबे। इसके मुख्य विषय क्या थे, हैदराबाद के निकट एक गांव का गहन अध्ययन, गांव के सामाजिक संबंध, विवाह व्यवस्था और पारस्परिक सहयोग का विश्लेषण करना। बताया गया कि पूरी गांव क्या है, पूरी तरह अलग नहीं होते बल्कि अन्य गांव से भी जुड़े होते हैं। ये S.C. दुबे के मुख्य विषय थे। उन्होंने भी पुस्तक लिखी है भारतीय गांव। तो ये 2 भारतीय विद्वान हो गए, 2 अंग्रेजी विद्वान हो गए। इसके बारे में हमने देखा। तो ये क्या थे, तो इनमें इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, 2 ब्रिटिश 2 भारतीय विद्वानों के नाम देखे, उनके भारतीय गांव पर कार्य का जो मूल विषय वस्तु थी वो हमने एक एक करके डिस्कस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकालीन नगरों के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण कौन से थे, विद्वान मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को किस तरह देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने का आसान तरीका क्या है, इस प्रश्न में 2 बातें पूछी इसने। मध्यकालीन नगरों का अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, मध्यकालीन नगरों के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। दूसरा, विद्वानों ने मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को किस तरह से देखा है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला, मध्यकालीन नगरों के अध्ययन को मुख्य 2 दृष्टिकोणों में बांटा है। यूरोपीय दृष्टिकोण है, एक भारतीय दृष्टिकोण है। जो मध्यकालीन नगर है उनके 2 दृष्टिकोणों से देखा जाता है, पहला यूरोपीय दृष्टिकोण, दूसरा भारतीय दृष्टिकोण। तो मध्यकालीन नगरों के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण में सबसे पहले देखते हैं हम यूरोपीय दृष्टिकोण को। तो इस दृष्टिकोण में विद्वानों ने यूरोप के मध्यकालीन नगरों के विकास, व्यापार, उत्पादन, पूंजीवाद के उदय का अध्ययन किया है। इसमें प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैक्स वेबर क्या थे, इसके मुख्य विद्वान थे। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या जानकारी दी है, मैक्स वेबर ने मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को उत्पादन और व्यापार का केंद्र के रूप में देखा है। इनके अनुसार क्या था, ये नगर पूंजीवादी के विकास का आधार बने, यहाँ व्यापारियों और उत्पादकों का प्रभुत्व था, नगरों को स्वशासन और कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे हेनरी पिरेन के बारे में। तो इनके अनुसार मध्यकालीन नगरों का विकास व्यापार के कारण हुआ। लंबी दूरी के व्यापार ने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में
नगर तेजी से विकसित हो गए थे। ये हेनरी पेरेन के विचार थे। अब इसमें तीसरा देखेंगे मॉरिस डॉब के बारे में कि मॉरिस डॉब इसको कैसे देखते हैं। नगरों और बाजारों के विकास ने सामंतवाद को कमजोर किया। नगर आर्थिक परिवर्तन के केंद्र बन गए थे। तो ये हमने इसमें देखा कि क्या थे। फिर अगला देखेंगे फर्नाल्ड ब्रांडेल। इन्होंने मुक्त नगर, संरक्षित और आरक्षित नगर, अधीनस्थ नगर के बारे में 3 प्रकार में इस नगरों को बांटा। इनके अनुसार बड़े नगर की प्रमुख विशेषताएं व्यापार, राजनीति, धर्म और आर्थिक नियंत्रण है। दूसरा, इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को देखा कि भारत के दृष्टिकोण क्या थे। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय नगरों के विकास, व्यापार, शिल्प और प्रशासनिक संरचना का अध्ययन किया। इसमें प्रमुख विद्वान हमारे कौन कौन से थे। पहले थे मोहम्मद हबीब। जो मोहम्मद हबीब है, उन्होंने माना कि मोहम्मद गौरी की विजय के बाद शहरीकरण की वृद्धि हुई, श्रम और उत्पादन के विस्तार में नगरों का विकास हुआ। फिर दूसरा, उन्होंने BD चट्टोपाध्याय को लिया। 9वीं शताब्दी के बाद भारतीय नगरों के विकास पर बल दिया। नगरों को व्यापार और प्रशासन के केंद्र के रूप में देखा। फिर थर्ड, उन्होंने देखा कि R चंपक लक्ष्मी के बारे में बताया। इन्होंने दक्षिण भारत के नगरों के विकास का अध्ययन किया है। दूसरा, व्यापार और धार्मिक संस्थाओं की भूमि को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। फिर इन्होंने देखा शिरीन मुसवी को। शिरीन मुसवी ने क्या बताया कि उत्तर भारत के शिल्प उत्पादन केंद्रों का अध्ययन किया। फिर इन्होंने इंदु बंगा को बताया। इंदु बंगा ने बताया कि बंदरगाह नगरों और नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। तो ये हमारे कुछ 2 जो भारतीय और यूरोपीय लेखक विद्वानों के बारे में दिया गया है। अगला, विद्वान मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को कैसे देखते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय नगरों को कैसे देखते हैं विद्वान। जो मैक्स वेबर है, मैं बताता जाऊँगा जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उत्पादन और व्यापार के केंद्र, पूंजीवादी की शिकायत का आधार, मैक्स वेबर ने बताया। हेनरी पेरेन ने क्या बताया इसमें, व्यापार के कारण विकसित नगर, सामाजिक परिवर्तन के साधन। थर्ड इसमें था मॉरिस डॉब, सामंतवाद को कमजोर करने वाली शक्ति। फिर फर्नाल्ड ब्रांडेल, जो कि राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक शक्ति के केंद्र थे। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास पर एक टिप्पणी लिखनी है। आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 से अब तक सन 1000 के आसपास अम्प्रेम्स के विभिन्न रूप देखें, जिसमें विद्यार्थियों को इसमें आसानी से कैसे समझ में आएगा कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास समझना है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको समझो आराम से कि जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे देखना आप इसको। सबसे पहले इसमें संस्कृत आई, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, आधुनिक आर्य भाषाएं फिर आई। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इसको समझने के लिए यह पूरा विकास क्रम समझना है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास लगभग 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं विकसित हुई, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमी, उड़िया, ये भाषाएं विकसित हुई। आज ये भाषाएं भारत की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का मुख्य आधार है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो विकास क्रम को याद रखने का सूत्र है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया संस्कृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश आएगा, फिर आधुनिक भाषा आएंगी, जिसे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास के बारे में जानना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा सिंधी के बारे में। तो सिंधी शब्द सिंधु से बना है। यह सिंध क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में ये बोली जाती है। इसकी विशेषता यह कि अरबी और फारसी शब्दों का इसमें प्रभाव है। आधुनिक साहित्य काफ़ी विकसित है। तो ये इसकी विशेषता और परिचय था। सिंधी भाषा के बाद हम बात करते हैं इसमें पंजाबी भाषा के बारे में। तो पंजाबी भाषा का परिचय क्या होगा। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का प्रदेश। पंजाबी मुख्यतः पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। इसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसकी मुख्य लिपि गुरुमुखी है। तो इसकी मुख्य लिपि याद रखनी है आपको, गुरुमुखी इसकी प्रमुख लिपि है। तो पंजाबी 5 नदियों की भाषा है। तो ये देखा हमने
पंजाबी के बारे में। अब देखते हैं हम हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा का परिचय के बारे में बताऊं तो आपको हिंदी भाषा भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। इसका विकास शौरसेनी प्राकृतिक और शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका विकास हुआ वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या है? पश्चिमी हिंदी, इसमें क्या है? खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, हरियाणवी, कन्नौज, बुंदेली इसमें आती है पश्चिमी हिंदी में। फिर बात करते हैं पूर्वी हिंदी में, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसमें इन भाषाओं का मिश्रण है। फिर बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी राजस्थानी का समूह आता है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ का समूह। बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली समूह इसमें आते हैं, ये बिहारी में आते हैं। तो ये हिंदी भाषा है, इसका परिचय और इसके क्षेत्र के बारे में बात की। अब बात करते हैं अगली भाषा गुजराती के बारे में। तो गुजराती क्या है? गुजरात राज्य की प्रमुख भाषा है। इसका संबंध गुर्जर जाति से माना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? शौरसेनी, जिसमें प्राकृतिक और अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। गुजराती भाषा प्राकृत और अपभ्रंश से हुई है, जैसा कि हिंदी भाषा हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां क्या है? काठियावाड़ी, सुरती, पट्टानी, इसकी क्या है? काठियावाड़ी, पट्टनी, सुरती आदि इसकी क्या है? मुख्य बोलियां हैं। तो गुजराती गुजरात की भाषा है। अगली बात करते हैं मराठी भाषा की। तो महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी है। इसका विकास महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ है। तो इसका जो विकास है वो किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है? समृद्ध साहित्यिक परंपरा इसकी विशेषताएं हैं। प्रमुख बोली जो कि कोंकणी थी, ये इसकी प्रमुख बोली थी। तो ये हमारी मराठी है। फिर अगली बंगला भाषा। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की प्रमुख भाषा क्या है? बंगाली भाषा है। मगधी प्राकृत और मगधी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। अपनी स्वतंत्र इसकी लिपि है। भारत की सबसे समृद्ध साहित्यिक भाषाओं में से एक बंगाली भाषा है, जिसे बंगला भाषा भी बोलते हैं। अगला इसमें आता है असमी भाषा। असमी भाषा का परिचय क्या होगा? असम राज्य की प्रमुख भाषा है। ये मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बंगाली भाषा से काफ़ी समानता है। समृद्ध साहित्य इसमें उपलब्ध है। अगला बात करते हैं उड़िया की। ओडिशा राज्य की प्रमुख भाषा, इसकी विशेषता है कि मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपनी स्वतंत्र इसकी लिपि है। प्रमुख बोलियां गंजामी, संबलपुरी, भेली इसकी क्या है? प्रमुख बोलियां हैं। तो और अन्य हमारी जो मुख्य भाषाएं भी हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, सिल्ली, जिप्सी, ये दोनों भाषाएं क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अभिनव भाषाएं हैं। फिर नेपाली, जिसमें फिर हमने सिल्ली की बात कर ली है, जिप्सी की हमने बात कर ली, इसमें नेपाली भी ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर था, जिसका हमने कंप्लीट कंक्लूजन इसमें कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में अनुसूचित जनजातियों के विचार के उद्भव पर एक विवरण हमें लिखना है। अनुसूचित जनजातियां, जिसे कि एसटी भी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अवधारणा कैसे विकसित हुई? ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत में जनजातियों के प्रति क्या क्या नीतियां अपनाई गई? इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? तो इन प्रश्नों को हमें इसमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अनुसूचित जनजातियों की अवधारणा कैसे विकसित हुई है। दूसरा, हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत में जनजातियों के प्रति क्या नीतियां अपनाई गई थी और उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया था। ये 2 क्वेश्चन इसमें हमें देखने हैं। तो अनुसूचित जनजातियां भारत के मूल निवासी समुदाय हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी कारण जनजातियों की सुरक्षा और विकास के लिए विशेष नीतियां तथा संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता महसूस हुई है। यही प्रक्रिया आगे चलकर अनुसूचित जनजाति की अवधारणा के रूप में विकसित हुई है। जनजाति अवधारणा के उद्भव के प्रमुख कारण क्या हैं? तो जनजाति है, इसके उद्भव के प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में हम इस क्वेश्चन में तो देखेंगे। तो इसका प्रमुख कारण है कि ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था। अंग्रेजों ने अपने उद्योगों के लिए वन, खनिज और अन्य संसाधनों का उपयोग किया। जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ा। इससे जनजातियों में असंतोष और विरोध पैदा हुआ। फिर इसमें क्या हुआ? जो जनजातियां हैं, असंतोष वगैरह पैदा हुआ, तो क्या है? जनजातीय अवधारणा के उद्भव का प्रमुख कारण बनी। तो इसमें टीचर है जो, मैं आपको क्या समझाऊंगा। जनजातियां पहले क्या है? अपने जंगलों और संसाधनों पर निर्भर थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उसके क्या है? उनके अधिकार सीमित हो गए थे। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा? जनजातीय विद्रोह हो गया था। तो जनजातीय विद्रोह में क्या होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान अनेक जनजातीय विद्रोह हुए थे। विद्रोह के प्रमुख कारण थे कि भूमि से बेदखली किया जाना, जातियों को उनकी पारंपरिक भूमि से हटाया गया, फिर उनको क्या किया गया? प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया गया।
जंगल जल भूमि पर बाहरी लोगों का अधिकार बढ़ गया। फिर शोषण हुआ उनका, साहूकार ठेकेदार और जमींदारों का आर्थिक शोषण किया गया। तो भूमि छीनी, संसाधनों पर कब्जा और शोषण हुआ। इससे क्या हो गया, जनजातीय विद्रोह हो गया था। तो इसके में क्या है कि अगर हम बात करें, इसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखा गया है, मैं यही देख रहा था अब तक क्वेश्चन में, तो इसको हम इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्वेश्चन वाइज। तो सबसे पहले इसमें आपको इस क्वेश्चन का इंट्रो देना होगा, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। फिर आपको लिखने हैं जनजातीय अवधारणा के उद्भव के कारण। तो जनजातीय उद्भव के कारण के बारे में बताएंगे। तो इसमें पहला आएगा ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ है। दूसरा इसमें बात करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे विद्रोह में भूमि से बेदखली। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, इस कारण क्या हुआ है, जनजातीय विद्रोह का उदय हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें लिखेंगे हम ब्रिटिश सरकार की अलगाववादी नीति। अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य समाज से अलग रखने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना था। जनजातीय और मुख्य धारा समाज से दूरी बढ़ गई थी। तो ब्रिटिश सरकार की अलगाववादी नीति के कारण हुआ। फिर अगला ये था हमारे कारण। अब बात करेंगे इसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें अगला होगा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट होगा इसमें दामिन ए कोह व्यवस्था। दामिन ए कोह व्यवस्था, ये 1796 में संथाल के क्षेत्र का प्रशासन अलग किया गया था। इसे सामान्य प्रशासन से अलग रखा गया था। तो ये हमारा दामिन ए कोह व्यवस्था है। दूसरा इसमें हम बात करेंगे संथाल परगना का गठन हुआ था। तो संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना को अलग जिला बनाया गया, इसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किए गए। तो ये हमारा इसमें क्या था, जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था थी। फिर इसमें हमें आंदोलन देखने को मिले, तो वो थर्ड पॉइंट होगा, क्या था, बिरसा मुंडा आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1890 में दशक में बिरसा मुंडा ने जनजातीय अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया था। इसका उद्देश्य था भूमि और संस्कृति की रक्षा करना। तो ये हमारा इसका क्या था, विशेष महत्व के बारे में बात की। अब जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रमुख कानूनों के बारे में बात करेंगे कि इनसे संबंधित क्या कानून है। तो पहला इसमें कानून की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बनाने की व्यवस्था की गई थी 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा इसमें है अनुसूचित जिला अधिनियम 1874। कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया, प्रशासन को विशेष अधिकार दिए गए। तीसरा इसमें किया गया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला था पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र, दूसरा आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। चौथा इसमें क्या था, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935। तो जनजातीय क्षेत्रों के विकास और संरक्षण पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासनिक सुधारों की इसमें शुरुआत हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में अगला पॉइंट ये हो गया इसमें कानून के बारे में। अगला बात करेंगे इसमें स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियां। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने जनजातियों को विशेष महत्व हटा दिया था। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो इसके हम क्या बात करेंगे, उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था, शिक्षा का विकास, विद्यालय छात्रावास छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। दूसरा इसमें बात करेंगे सामाजिक कल्याण के बारे में। तीसरा इसमें बात करेंगे आर्थिक उत्थान के बारे में। चौथा इसमें होगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पांचवा इसमें होगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो ये प्रमुख इसके उद्देश्य थे। अब अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण, तो इसमें क्या प्रावधान थे, अनुसूचित जनजाति थे उनके लिए संवैधानिक संरक्षण क्या थे, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, राजनीति प्रतिनिधित्व, जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, अनुसूचित क्षेत्रों का विशेष प्रशासन नियमित किया गया था, लागू किया गया था। तो ये इनके लिए क्या था, विशेष संवैधानिक संरक्षण किए गए थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में विवाह के कौन से 3 रूप पाए जाते हैं। तो भारत में विवाह के 3 रूपों के बारे में हमें बात करनी है। तो भारत में प्रचलित विवाह के प्रमुख रूपों को समझना है। परीक्षा में सीधे 3 मुख्य रूप से लिखे हैं। पहला हमें बात करेंगे इसमें एक विवाह, दूसरा बहुपत्नी, तीसरा बहुपति विवाह। तो इसमें 3 टाइप के हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और एक विवाह। जीवन साथी का चयन के आधार पर ये किए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के इसमें है। आपको कैसे करना है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, पॉइंट वाइज करवाऊंगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना।
इन्हीं के आधार पर क्या है, विवाह की प्रणालियाँ समझी जाती हैं कि जो मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं। तो विवाह क्या है, एक सामाजिक संस्था है जो स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध स्थापित करती है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में विवाह अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। भारत में मुख्य रूप से एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं 3 रूपों में। सबसे पहला टाइप की बात करते हैं एक विवाह के बारे में, कि एक विवाह क्या होता है। जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से और एक स्त्री केवल एक पुरुष से विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में सबसे अधिक प्रचलित विवाह पद्धति यही है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार सामान्यतः एक विवाह को मान्यता प्राप्त है। तो संविधान के अनुसार क्या है, एक विवाह को मान्यता प्राप्त है। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ वैध संबंध है, परिवार में स्थिरता है, बच्चों के पालन पोषण में सुविधा होती है। तो ये एक पत्नी विवाह है। अब बात करते हैं इसमें बहुपत्नी विवाह के बारे में, कि बहुपत्नी विवाह होता क्या है। जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। प्राचीन काल के कुछ राजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी। कुछ जनजातीय समाजों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। आज के दिन अगर नॉर्थ इंडिया में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको देखोगे, या तो कोई गुजर चुके होंगे या अभी जिंदा होंगे, तो उनको पूछ लेना, कोई आपके दादा होंगे और होंगे, तो उनकी क्या है, 2-2 3-3 पत्नियां थी। ऐसे करके क्या है, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था प्राचीन समाज में, प्राचीन काल में। जो राजा महाराजा थे वो भी ऐसे करते थे। कुछ जनजातीय समाजों में इसके उदाहरण मिलते हैं। इसके बहुपत्नी विवाह के बारे में बात करें तो इसके प्रकार हैं। पहले प्रकार के बारे में बात करूं तो सामान्य बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं। दूसरा साहेदर बहुपत्नी विवाह, जब एक पुरुष कई सगी बहनों से विवाह करता है। एक पुरुष जब किसी एक लड़की से विवाह करता है, उसकी भी क्या है, 2-3 बहनें होती हैं, उनके साथ भी उसका विवाह कर लिया जाता है, तो उसके साथ क्या है, ये बहुपत्नी विवाह होता है। तो ये दूसरी टाइप का है, सहोदर बहुपत्नी विवाह जिसे बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, बहुपति विवाह। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। ये सोचने में थोड़ा और लगेगा, जैसे हमें बहुपत्नी विवाह में नहीं लगा, इसमें आपको कितना अजीब लगा होगा। तो इसमें क्या है कि पहला, इसमें भी प्रकार हैं। पहले प्रकार में बात करें तो इसमें भ्रातृ बहुपति विवाह, जब एक स्त्री कई भाइयों से विवाह करती है। एक स्त्री जब किसी एक लड़के से शादी करती है तो उसके 2-3 भाई होते हैं, तो वो उनके भाइयों से भी विवाह करती है। उदाहरण के तौर पे जो टोडा जनजाति है उसमें ऐसा होता है। हिमालय क्षेत्रों के कुछ समुदाय हैं जिनमें ऐसा भ्रातृ बहुपति विवाह देखा जाता है, जिसमें लड़की एक से शादी करती है लेकिन उसके भाइयों के बराबर उसमें शादी मानी जाती है। दूसरा इसमें होता है अभ्रातृ बहुपति विवाह, जब एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है लेकिन वे पुरुष आपस में भाई नहीं होते, तो एक स्त्री कई असंबंधित पुरुष होते हैं, अभ्रातृ बहुपति विवाह कहलाता है। तो विवाह से संबंधित कुछ अन्य रूप भी हैं इसमें जो कि आपको देखने को मिलेंगे। देवर भाभी विवाह, जब किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसका भाई उस विधवा स्त्री से विवाह करता है तो इसका उद्देश्य ये होता है कि विधवा की सुरक्षा हो, परिवार की एकता बनी रहे, तो इसलिए देवर भाभी विवाह किया जाता है, जिसे लेवीरेट बोला जाता है। दूसरा जीजाशाली विवाह, तो जब पत्नी की मृत्यु के बाद पति उसकी बहन से विवाह करता है, इसका उद्देश्य होता है कि पारिवारिक संबंध बनाए रखें, बच्चों की देखभाल की जाए, तो इसे जीजाशाली विवाह हमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है। भाभी देवर विवाह भी देखने को मिल जाता है। समूह विवाह की बात करें फिर होता है एक समूह विवाह, जब 2 या 2 से अधिक पुरुष या 2 या 2 से अधिक स्त्री समूह के रूप में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। यह बहुपति विवाह का मिश्रित रूप है। अत्यंत दुर्लभ विवाह पद्धति है जो कि मुश्किल से देखने को मिलती है। आज के दिन हमें इंडिया में देखने को ये नहीं मिलती। तो ये विवाह के प्रकार थे जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन से 4 मुख्य कदम उठाए गए थे। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रमुख भूमि सुधार किए थे, लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे, उसके बारे में बात की गई है। तो इसकी बात करें तो इसमें पहला आता है जमींदारी उन्मूलन, दूसरा पट्टेदारी सुधार, तीसरा आता है इसमें भूमि सीमा, चौथा इसमें आता है सहकारी कृषि। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या थी, कमजोर हो गई थी। किसानों का शोषण जमींदारों द्वारा किया जाता था और भूमि का वितरण भी असमान था। इसलिए सरकार ने भूमि सुधारों के माध्यम से ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के 4 मुख्य कदम थे।
तो इसमें सबसे पहले जो 4 मुख्य कदम थे वो उठाए गए थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। पहला उसमें था जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना। इसमें क्या किया गया कि जमींदारों की मध्यस्थता को जो जमींदार थे उनकी मध्यस्थता को समाप्त कर दिया गया। किसानों को भूमि प्रत्यक्ष अधिकार दे दिया गया। किसानों को जो भूमि थी उनको सीधा अधिकार दे दिया गया। किसान सीधे सरकार से लगान देने लगे थे, सरकार को किसान सीधे लगान देते थे। इसका लाभ ये हुआ किसानों को भूमि का स्वामित्व मिल गया था, जमींदारों के शोषण में कमी आई थी, कृषि उत्पादन में बढ़ाने को परिणाम मिली थी कि कृषि का उत्पादन इसमें बढ़ने लग गया। तो ये हमारा पहला प्रकार था। दूसरा इसमें क्या है, क्या सुधार किया गया, पट्टेदारी में सुधार की व्यवस्था। ये क्या था कि पट्टेदार किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई। लंबे समय से खेती करने वाले किसानों को अधिकार दिए गए। जो लंबे समय से खेती कर रहे थे ना किसान, उनको अधिकार दे दिए। मनमाने ढंग से बेदखल करने पर रोक लगा दी गई। इसका लाभ क्या हुआ, किसानों की सुरक्षा की भावना बढ़ी, कृषि में निवेश और उत्पादन बढ़ा। थर्ड इसमें क्या किया गया, भू स्वामित्व पर नियंत्रण कर दिया गया। एक परिवार द्वारा रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। अतिरिक्त भूमि सरकार से लेकर भूमिहीन और छोटे किसानों में बांटने का प्रयास किया गया, जिसे भू स्वामित्व पर नियंत्रण बोला जाता है। इसका उद्देश्य था कि भूमि का समान वितरण, ग्रामीण असमानता को कम करना। इसकी कमियां क्या थी, कई बड़े भूस्वामियों ने कानून का लाभ उठाकर भूमि रिश्तेदारों के नाम कर दी, इसलिए अपेक्षित सफलता इसमें हमें देखने को नहीं मिली। तो ये हमारा कुछ इसमें प्रकार थे जो कि हमने देखे। इसमें चौथा प्रकार आपने नहीं देखा, आपने 3 देखे। तो इसमें चौथा लिखना है आपको खुद को कि सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि होती क्या है, इसमें आपको क्या समझना है कि सहकारी कृषि किसानों को मिलाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संसाधनों, मशीनों, पूंजी का सामूहिक उपयोग करने की व्यवस्था बनाई गई। इसका लाभ ये हुआ कि लागत कम हो गई, उत्पादन बढ़ गया, छोटे किसानों को सहायता मिली। तो ये हमारे इसमें 4 टाइप के थे। स्वतंत्रता के बाद इसमें ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया गया था, जमींदारी उन्मूलन, पट्टेदारी सुधार, भू स्वामित्व नियंत्रण और सहकारी कृषि जैसे कदम उठाए गए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रश्न नंबर 1 दोबारा स्टार्ट हो जाता है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में मदद करने वाले कारक कौन कौन से थे, इसमें हमें उल्लेख करना है। भारतीय राष्ट्रवाद का अर्थ है कि भारत के लोगों में एकता, राष्ट्रीय चेतना और देश के प्रति साझा पहचान का विकास होना। स्वतंत्रता से पहले भारत अनेक रियासतों, भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारतीय को एकजुट किया और भारतीय राष्ट्र के निर्माण को महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई। तो ये हमारे भारत के राष्ट्रीय निर्माण में मदद करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो भारतीय राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं। इसमें सबसे पहले अंग्रेज भारत के लिए एक अभिशाप थे। अंग्रेजी शासन द्वारा राजनीतिक एकीकरण, लेकिन कभी कभी अभिशाप होते हुए भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हो गए। तो उसके लिए पहला लाभ क्या हुआ, अंग्रेजी शासन द्वारा राजनीतिक एकीकरण किया गया। दूसरा लाभ हमें इसमें क्या देखने को मिला, अपने शासन के लिए अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा और कानून संचार के माध्यम से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जो भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। इसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में संपर्क बढ़ा, जिसे क्या बोलते हैं, आधुनिक शिक्षा का इसमें प्रसार हुआ। इस पॉइंट का नाम बता रहा हूँ आपको, क्या कीवर्ड याद रखना, इसमें आपकी हेडिंग बता रहा हूँ कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार, फिर हेडिंग करके फिर आप इसे लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सामाजिक जागरूकता बढ़ गई, राष्ट्रवादी नेताओं का उदय हो गया। थर्ड, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया, जिसे आंदोलन में लगे नेताओं ने पूरे भारत में अपने साथ लेने का इसमें प्रयास किया। स्वयं को जनता से पृथक नहीं किया। 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसे आंदोलन की तीव्रता पकड़ी और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने एक सूत्र में बंधे। फिर आधुनिक भारतीय राष्ट्र के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विविधता को एक एकता में बदलने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान निर्मित की जो सामान्य भाषा हिंदी का स्वरूप थी, राष्ट्रीय गीत आधारित थी। इस प्रकार यूरोपीय राष्ट्रवाद के यूरोपीय मॉडल से भिन्न भारतीय राष्ट्रवाद के उपनिवेशी विरोधी आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। तो उपनिवेशी आंदोलन हमें देखने को मिले। उपनिवेशी विरोधी आंदोलन, अंग्रेजों के संबंध में समाज के सभी वर्गों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक मंच पर आकर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो इसमें इसके साथ क्या फायदा हुआ, और हमारा परिवहन और संचार का हमारे साथ विकास हो गया था। रेल, डाक, तार, सड़कों का निर्माण हो गया था। समाचार पत्र और मुद्रण प्रेस इसमें आ गई थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां पहचान गए थे। आर्थिक शोषण, भेदभाव होते वो देख के हम पहचान गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास हो गया था, जैसे कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज। तो ये राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास हो गया, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एकदम एक नंबर के मतलब आधार का काम किया उन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन देखने को मिले, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने जनता को संगठित किया। ये हमारा टोटल इस क्वेश्चन का कंक्लूजन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि केवल रीति रिवाज, पूजा पाठ या परंपराएं नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूरी पद्धति है। भारतीय संस्कृति की विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और जीवंत संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी आज भी यह जीवित है और समय के साथ स्वयं को बदलते हुए आगे बढ़ती रही है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसमें बताया गया है भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इसकी प्राचीनता के बारे में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारी 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। वेद, उपनिषद, पुराण भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रमाण है। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही है। फिर इसमें हमें निरंतरता देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निरंतरता भी है। गंगा की पूजा आज भी होती है। सूर्य नमस्कार और योग आज भी प्रचलित है। वेदों के मंत्र आज भी धार्मिक अनुष्ठान में पढ़े जाते हैं, तो इसमें निरंतरता देखने को मिलती है। फिर इसके साथ लचीलापन और सहिष्णुता भी हमें इसमें देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात बताऊं तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, भारत में सभी को सम्मान मिला है। तो ये हमारा क्या है, लचीलापन और सहिष्णुता सी। अगला है नेक्स्ट इसमें ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति में नई चीज़ों को अपनाने की क्षमता है, जैसे कि यूनानी प्रभाव, हमने मुस्लिम संस्कृति, ब्रिटिश संस्कृति, इन सभी ने भारत में अपनी अच्छी बातें ग्रहण की, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। अगला है इसमें पॉइंट नहीं, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ऐड करना है। इसमें पांचवा ऐड करना है। पांचवा पॉइंट आएगा आध्यात्मिकता और नैतिकता हमें देखने को मिली है। भारतीय संस्कृति केवल भौतिक सुखों पर नहीं बल्कि आत्मिक विकास पर बल देती है। फिर अगला है इसमें 6th पॉइंट, अनेकता में एकता है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, धर्म है, जातियां हैं, संस्कृतियां, फिर भी क्या है, सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। तो अनेकता में एकता है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भोजन है, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी राष्ट्रीय भावना क्या है, एक है। फिर इसका 7th की बात करते हैं, समन्वय की भावना है हमारे अंदर। भारतीय संस्कृति विभिन्न विचारों परंपराओं का समन्वय करती है। तो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बौद्ध और जैन विचारधारा में देखने को मिली। 8वां पॉइंट, विश्व बंधुत्व की भावना है। भारतीय संस्कृति पूरी मानवता को एक परिवार मानती है। जैसे कि हमें एक प्रसिद्ध वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्या है, एक प्रसिद्ध वाक्य है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसमें हमने देखा। तो इसके लिए क्या क्या विशेषताएं थी, प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, उदारता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, अनेकता में एकता, समन्वय की भावना और विश्व बंधुत्व, ये हमारी विशेषता हमने देखने को मिली। साथ ही भारतीय की उनकी पहचान बन गई, आध्यात्मिकता और नैतिकता का समन्वय हुआ। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था, अनेकता में एकता, जो कि हमें ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं, ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन नंबर 3, 2 भारतीय विद्वानों के नाम और उनके भारतीय गांव पर कार्य का मूल विषय वस्तु बताइए। ऊपर सेम डिट्टो क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं दोनों के बारे में। पहला हमने हेनरी मेन के बारे में किया था, फिर बेंजामिन पावेल के बारे में किया था, फिर इनके बारे में किया। 2 भारतीय विद्वान थे जिसमें M.N. श्रीनिवासन के बारे में हमने बात की थी। फिर दूसरा भारतीय विद्वान जो कि A.R. देसाई या S.C. दुबे के बारे में हमने बात की थी। तो इन दोनों के विद्वानों के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी ग्रामीण जो हमारी व्यवस्था थी, ग्रामीण कार्य था, इसका विकास पर, कार्य मूल विषय पर हमने बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नगरीय केंद्र के मुख्य लक्षणों के बारे में बताना है। नगरीय केंद्र, जिसे अर्बन सेंटर भी बोला जाता है, वह स्थान होता है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, लोगों के व्यवसाय विविध होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यापारिक गतिविधियाँ केंद्रित होती हैं। अगर आसान शब्दों में बात करूँ तो जहाँ लोग खेती से अधिक व्यापार, उद्योग, नौकरी, शिक्षा, प्रशासन आदि कार्यों में लगे होते हैं, उन्हें नगरीय केंद्र कहा जाता है। तो इसके मुख्य लक्षणों के बारे में बात करनी है कि इसके मुख्य लक्षण क्या है। तो इसके नगरीय केंद्रों के मुख्य लक्षण की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जैसे जैसे पॉइंट बताते जाऊँ की पॉइंट लिखते जाना, वहीं आपको एग्जाम में लिखना है। इसकी खासियत होती है, लक्षणों में अधिक जनसंख्या होती है। नगरों में ग्रामीणों की तुलना में अधिक जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। दूसरा इसकी खासियत लक्षण क्या होते हैं, सामाजिक विषमता होती है। नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। तीसरी इसकी लक्षण क्या है, व्यवसाय की विविधता। अधिकांश लोग खेती से जुड़े नहीं होते, लोग उद्योग, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग आदि कार्य करते हैं। 4th,
कार्यों में विशेषज्ञता होती है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, व्यापारी, अधिकारी, तो कार्यों में विशेषज्ञ होती है। पांचवा लक्षण क्या है? आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। नगर, व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र होते हैं। बाजार, बैंक, कंपनियां, उद्योग यहाँ विकसित होते हैं। सिक्स्थ लक्षण हमारा क्या है? परस्पर निर्भरता है। विभिन्न व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी, ग्राहक सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सातवां लक्षण क्या है? शक्ति और प्रशासन का केंद्र है। नगर प्रशासन और शासन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। राजा, मंत्री, अधिकारी, न्यायालय आदि नगरों में स्थित होते हैं। शक्ति और प्रशासन का केंद्र है। आठवां लक्षण की बात करूं तो समाज में स्त्रीकरण। नगरों में अमीर गरीब दोनों वर्ग पाए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता अधिक दिखाई देती है। नौवां लक्षण क्या है? इसमें हमारा आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन की सुविधाएं अधिक होती है। नगर विकास का केंद्र होते हैं। 10वां, घनी बस्तियां और ऊंची इमारतें होती हैं। सीमित भूमि पर अधिक लोगों के रहने के कारण ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण होता है, जो कि आपने देखा होगा फ्लोर सिस्टम होता है। भाई हाँ, इस फ्लोर पे मैंने ये फ्लैट ले लिया, मैंने ये फ्लैट ले लिया। वो क्या है? एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे माले होते हैं, उनको बोलते हैं ये घनी बस्तियां और ऊंची इमारतें। सड़क व्यस्त रहती है, भीड़ भाड़ वाली होती है। तो ये हमारे इसके कुछ लक्षण थे। 10 लक्षणों की बात की। तो अगर आपको इस 10 लक्षणों को याद करना हो, क्या है? पहला लक्षण है अधिक जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या का उच्च घनत्व, फिर सामाजिक विषमता, फिर व्यवसायों की विविधता, फिर कार्य में विशेषज्ञता, फिर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, फिर प्रशासनिक एवं राजनीतिक महत्व, फिर सामाजिक स्त्रीकरण, फिर आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता, फिर आएगा घनी बस्तियों और ऊंची इमारतों के बारे में आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था, जो कि हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर है 5। भारत में धर्म अनेकता में एकता कैसी है और क्यों लगता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जैन, पारसी, अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। जिसमें एक प्रसिद्ध नारा भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई। यद्यपि धार्मिक मान्यताओं, पूजा पद्धतियों और रीति रिवाजों में विविधता है, फिर भी धर्म भारतीय समाज में एकता और सामंजस्य का महत्वपूर्ण आधार है। यही कारण है कि भारत को अनेकता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो भारत में धर्म अनेकता में एकता कैसे लाता है, इसमें कैसे ये पॉसिबल होता है, हमारे पास ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके लिए हम एक एक कारण बताऊंगा आपको। इसके कारण क्या है, भारत में अनेकता में एकता क्यों है? क्योंकि समान आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से होता है। भारत के विभिन्न धर्म सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानव कल्याण जैसे मूल्य पर बल देते हैं। ये साझा मूल्य लोगों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। दूसरा इसमें आता है तीर्थ स्थलों और धार्मिक यात्राओं द्वारा। देश के विभिन्न लोग धार्मिक स्थलों पर एकत्रित होते हैं, विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करते हैं, एकता बढ़ती है। तीसरा इसका कारण है धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के सम्मान और सह अस्तित्व की शिक्षा दी जाती है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग लंबे समय के साथ आते हैं। फिर चौथा है त्योहारों के माध्यम से एक साथ इकट्ठा होते हैं। पांचवा इसका रीजन होता है हमारा राष्ट्रीय एकता में योगदान है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न धर्मों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। इससे धार्मिक विविधता के बावजूद राष्ट्र एकता में मजबूती हुई थी। अगला एकता का कारण है संविधान और धर्मनिरपेक्षता होना। भारत में संविधान का होना और उसमें भी धर्मनिरपेक्ष संविधान का होना। फिर इसमें कुछ दृष्टिकोण है, जिसमें हम दृष्टिकोण की बात करते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन का मत क्या है? तो समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत की एकता का एक महत्वपूर्ण आधार धार्मिक एकता है। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद वेद, पुराण, महाकाव्य, धार्मिक परंपराएं भारतीय समाज के एक साझा सांस्कृतिक सूत्र में बांधती हैं। तो धर्म अनेकता में एकता क्यों लाता है? सभी धर्म मानवता और नैतिकता के संदेश देते हैं। धार्मिक परंपराएं सामाजिक सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देती है। साझा सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती है। धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक संघर्ष को कम करती है। धर्म लोगों को नैतिक आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कृषि समाजों का वर्ग विश्लेषण कीजिए। तो कृषि समाज है में भूमि, उत्पादन, श्रम के आधार पर विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं। कृषि समाज के वर्गीय विश्लेषण को समझने के लिए हमें मार्क्सवादी विचारक है व्लादिमीर लेनिन और माओ त्से-तुंग, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने उन्होंने ग्रामीण समाज के किसानों की आर्थिक स्थिति, भूमि स्वामित्व और उत्पादन संबंधों के आधार पर इनके वर्गों को अध्ययन किया है। तो इसमें क्या है, चीनी जो क्रांति नेता है, जो कि मैंने इनका अभी नाम लिया है, इन्होंने और एक दी प्राइमरी ड्राफ्ट थीम्स ने अपने क्या है कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। तो कृषि समाज का विश्लेषण करते हैं। तो लेनिन और माओ के अनुसार कृषि समाज मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब 3 वर्ग कौन से हैं? धनी कृषक, मध्यम कृषक और निर्धन
कृषक के बारे में बात की गई है। तो फिर इसके दृष्टिकोण की बात करें तो धनी कृषक क्या होते हैं, फिर मध्यम कृषक क्या होते हैं, निर्धक कृषक क्या होते हैं। तो धनी कृषक की बात करो तो इनके पास पर्याप्त भूमि और अन्य संसाधन होते हैं। ये आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं, कृषि कार्य के लिए मजदूरों को नियुक्त करते हैं, उत्पादन के लिए लाभ अर्जित करते हैं। इसका स्वरूप पूंजीवादी किसानों जैसा होता है। तो ये धनी कृषक है। दूसरा है मध्यम कृषक। इनके पास सीमित मात्रा में भूमि होती है, वे अपने तथा परिवार की मेहनत से खेती करते हैं। उत्पादन मुख्यतः क्या परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। कभी कभी अतिरिक्त आय के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती है। ये न तो पूर्ण पूंजीपति होते हैं, न ही मजदूर वर्ग का हिस्सा होते हैं। फिर निर्धन कृषक, इनके पास बहुत कम या बिल्कुल भूमि नहीं होती है। जीवन यापन के लिए दूसरों के पास खेती के मजदूरी करते हैं, अपनी श्रम शक्ति बेचकर आय अर्जित करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, शोषण और असुरक्षा की स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे निर्धन कृषक बोला जाता है। तो इसमें अब लेनिन का दृष्टिकोण क्या है, लेनिन का विचार क्या है कि लेनिन के अनुसार ये वर्ग स्थायी नहीं है। पूंजीवादी के विकास के साथ साथ कृषि समाज में भी वर्गीय ध्रुवीकरण बढ़ता है और समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें भी समाज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है दो वर्गों में ध्रुवीकरण किया गया है। तो इसमें पहला है बड़े पूंजीवादी किसान, दूसरा इसमें कौन सा आएगा, भूमिहीन श्रमिक और सर्वहारा किसान आते हैं, सर्वहारा वर्ग आता है। तो इन दोनों वर्गों में हित पर परस्पर विरोधी है। पूंजीवादी किसान अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जबकि श्रमिक किसान उचित मजदूरी और बेहतर जीवन की मांग करते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय जनजातियों को उनकी भौतिक विशेषताओं और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में वर्गीकृत कीजिए। जो भारत की जनजातीय विविधता वाला देश है, यहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, अपनी अपनी विशिष्ट शारीरिक बनावट है, संस्कृत है, भाषाएं हैं। भारतीय जनजातीय का वर्गीकरण सामान्यतः भौतिक, प्रजातीय विशेषताओं तथा भाषाई आधार पर किया जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण की बात करो तो भारतीय जनजातियों को मुख्य 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोलियां हैं, 4 भाषा परिवारों में रखा गया है। कौन सी 4 भाषा है, इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, तिब्बत, चीनी। तो हमारे ऐसा कहा जाता है कि भारत में कुल कितनी है, 461 जनजातियाँ हैं। तो अलग अलग हिसाब से हम इसको अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं कि जो भारत की जनजातियाँ हैं उनको भौतिक विशेषताओं के आधार पर बताना है, जो उनकी बोली जाने वाली भाषा है फिर उनके संदर्भ में इसे वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले भारतीय जनजातियों को उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो पहला इसमें आएगा, इसमें इंडेक्स बना लीजिएगा, जैसे मैं बताऊँ उसको एक हाईलाइट करके उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर उसमें हेडिंग क्या बनानी है आपको, भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला आएगा हमारा मैंगोलाइड, इसमें पहला आएगा मैंगोलाइड। मैंगोलाइड में क्या होता है, पीतब या हल्का पीला रंग, छोटी एवं तिरछी आंखें होती हैं, चौड़ा चेहरा होता है, सीधे काले बाल होते हैं, कम दाढ़ी मूछ आती है। जैसे कि नागा, मिजो, गारो, खासी, भूटिया, ये उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे कि ईस्टर्न के लोग देखेंगे उनकी दाढ़ी मूछ थोड़ी कम आती है, तो उनका थोड़ा आंखें छोटी मोटी होती हैं, थोड़ी तिरछी आंखें होती हैं, उनके बारे में जिनको क्या बोलते हैं, मैंगोलाइड बोलते हैं। फिर दूसरा इसमें क्या बात हुई, प्राटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्राटो ऑस्ट्रेलॉइड, इनकी विशेषता होती है कि गहरा भूरा या काला रंग होता है, चौड़ी नाक होती है, घुंघराले बाल होते हैं, कद में ये मध्यम होते हैं। इसके उदाहरण की बात करूँ तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, भील, ये क्या है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो ये इन जनजातियों की बात हुई है। तीसरा इसमें तीसरी टाइप कौन सी है, निर्गिटो। निर्गिटो क्या होता है, काला रंग होता है, छोटे कद होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, चौड़ी नाक होती है। ये अंडमान निकोबार की जनजाति है, जैसे कि ओंगे और जरावा आदि। अभी क्या है, लेटेस्ट में बात चल रही है कि अंडमान निकोबार में जो जंगल है उनको काट के वहाँ पर पोर्ट बनाया जाएगा। तो वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि सभी जंगलों को साफ किया जा रहा है पोर्ट बनाने के लिए। तो अभी लेटेस्ट में हाईलाइट चल रहा है, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है, वहाँ पर जाकर फोटो वगैरह शेयर किया, उन जनजातियों के बारे में बताया है, विचार विमर्श किया है और चिंता जताई है। फिर अगला है कि हम किस, ये क्या था, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। अब इनके जो भाषा है ना, भाषा के संदर्भ में हमें वर्गीकरण करना है। तो ये हेडिंग बनाई थी पहले, अब दूसरी हेडिंग बनानी है हमें, भाषाई आधार पर वर्गीकरण करना है। तो भाषाई आधार पर हम क्या करेंगे, इंडो यूरोपियन भाषा विस्तार, जो कि मैंने पहली हेडिंग डाल रखी है। इस परिवार की भाषा मुख्यतः क्या है, उत्तर भारत में बोली जाती है। कई जनजातियाँ संपर्क भाषा के रूप में इनका उपयोग करती है, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आते हैं। दूसरा आता है इसमें द्रविड़ भाषा, ये इनकी मुख्य भाषा होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इनकी जनजातीय भाषाएं क्या हैं,
कुड़ुख, गोंडी, कोया, चेंचू, प्रजा, ये क्या है इसमें आती है। फिर तीसरा आता है इसमें ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं हैं वो मध्यम और पूर्वी भारत की जनजाति द्वारा बोली जाती हैं। मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, कोरवा, भूमिज खासी जनजातियों द्वारा ये बोली जाती है। लास्ट एंड फाइनल हमारा है तिब्बत और चीनी। यह है भाषा मुख्यतः क्या है उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियों में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे नागा, मिजो, बोडो, गोरो, लेप्चा में पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। परिजनों की रक्त संबंधी और विवाह संबंधी श्रेणियों के उदाहरण के साथ परिभाषित करें। जो नातेदारी है उसके बारे में बात की गई है, जिसे इंग्लिश में किनशिप बोलते हैं। किनशिप या नातेदारी मानव समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। नातेदारी संबंध 2 आधारों पर निर्मित होते हैं। पहला इसमें होता है रक्त संबंध, दूसरा होता है इसमें विवाह संबंध। पहला होता है माता पिता संतान, जिसमें जो कि रक्त संबंध है। माता पिता और जो संतानों के बीच में, भाई बहनों के बीच में बनने वाले संबंध है जिन्हें रक्त संबंध कहा जाता है। दूसरा संबंध है विवाह संबंध, पति पत्नी के बीच में बनने वाले, इन दोनों के पक्षों के बीच में बनने वाले संबंधों ने विवाह संबंध कहा जाता है। ये दोनों संबंध व्यक्ति को परिवार और समाज से जोड़ते हैं और उसके अधिकारों कर्तव्यों की सामाजिक भूमिका को निर्धारित करते हैं। इसमें पहले की बात करें तो समरक्त संबंध, जो रक्त संबंधी श्रेणी है, इसकी बात करते हैं। रक्त संबंध वे संबंध होते हैं जो जन्म, वंश या जैविक संबंधों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इनमें समान वंश या रक्त की धारणा पाई जाती है। इसकी परिभाषा की बात करूँ तो रक्त संबंधी वे व्यक्ति होते हैं जो जन्म या वंशानुक्रम माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा मामा। तो ये जैसे कि माता अपने बेटा बेटी, पिता अपने बेटा बेटी, भाई अपनी बहन से, भाई से, दादा पोते से, दादी पोती से, दादा दादा पोती से, पोती से, चाचा मामा भतीजा भांजा से। ये रक्त संबंधों में केवल जैविक संबंधी महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सामाजिक मान्यता भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए गोद लिया गया पुत्र सामाजिक रूप से वास्तविक पुत्र के समान माना जाता है। तो ये इसमें क्या है एक खासियत है कि जो गोद लिया गया पुत्र है वो सामाजिक रूप से वास्तविक पुत्र माना जाता है। दूसरा इसमें आती है विवाह संबंध श्रेणी। विवाह संबंध वे संबंध होते हैं जो विवाह के माध्यम से स्थापित होते हैं। विवाह केवल पति पत्नी को नहीं जोड़ता, बल्कि 2 परिवारों के अनेक सदस्यों को आपस में जोड़ता है। विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नातेदारी संबंधों को विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि विवाह के जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं ना, जो नातेदारी संबंध को विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर बताऊं, पति पत्नी, सास बहू, ससुर बहू, देवर भाभी, जीजा साली, ननद भाभी हो गया, दामाद सास ससुर हो गया, साला बहनोई हो गया। इस प्रकार के जो संबंध है वो क्या है रक्त नहीं बल्कि विवाह से संबंधित होते हैं। तो ये विवाह संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार ये हमने BSOG 171 के पूरे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, जो इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और जो भी चैप्टर वाइज इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो सब ने हमने एक इस सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप इसके 110% सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। एग्जाम में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला। इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं ऐसे आपको। तो भारत एक समृद्ध संस्कृति का देश है जिसमें अनेकता और एकता का प्रतीक है। ये हमने लास्ट 2 क्वेश्चनों में एक किया है। भारत क्या है अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्यों है ये बताना है। दूसरा, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव। उपनिवेशवाद के प्रभाव हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं इसी वीडियो में। भारत में राष्ट्र राज्य के उद्भव पर प्रकाश डालना है हमें। तो राष्ट्र राज्य का उद्भव कैसे हुआ इस पर प्रकाश ये भी करवा चुके हैं। भारतीय ग्राम की चर्चा एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसे कीजिए। तो भारतीय ग्राम की चर्चा, नगरों की चर्चा हम जो स्थानीय शासन है उसके ऑलरेडी हम इसमें जिक्र कर चुके हैं। छठा, भारत की नगरीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो नगरीय समस्या है उनका हम वर्णन और विशेषताएं दोनों कर चुके हैं, नगरों के बारे में और गाँव के बारे में। छठा, भारतीय संविधान में बहुलता के आयामों पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है। तो भारतीय संविधान में जो बहुलता के आयाम है उस पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये हमने शायद 16वां 17वां क्वेश्चन किया था, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 7वां, जाति व्यवस्था के लक्षण कीजिए कि भारत में जाति व्यवस्था कैसे है, इसके लक्षणों का वर्णन करना है, इसकी विशेषताएं बताई थी, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी बताए थे। 8वां, जनजाति और नर जातीय के संबंध का वर्णन कीजिए। जनजातियों का संबंध अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, नर जाति का संबंध भी कर रखा है। तो इस प्रकार जो कि इस वीडियो में बताया है मैंने, सारे जो भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा जिससे आप इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वन शॉर्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं।